सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में भी अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी नाथ की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने पर चर्चा हो सकती है। जल्द विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी चल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने पर चर्चा चल रही है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने की तैयारी चल रही है। जल्द विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी हो रही है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की तैयारी चल रही है यूपी में भी। अब बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने पर चर्चा की जा रही है। जल्द विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी की जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब यूपी में भी तैयारी चल रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कराने की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब यूपी में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कराने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है, जिसमें कोर कमेटी की बैठक हुआ था, जिसमें ये मंथन किया गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी अब यूपी में प्रस्ताव जो है पारित किया जाएगा। तो कोर कमेटी की बैठक में ये मंथन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यूपी में भी जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। तो बता दें कि महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया, लोकसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया था। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, अब यूपी में भी तैयारी चल रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश की संसद की तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को बीते दिन पास कर दिया गया। और बात करें तो लोकसभा के अंदर में भारी बहुमत से महज 3 वोट वे इसके विपक्ष में पड़े। बाकी सारे वोटर्स कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर में इस बिल के समर्थन करते हुए नजर आए। साथ ही अगर बात की जाए तो राज्यसभा से भी पारित होने के बाद से अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कीर्तिमान हासिल कर लेने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये विधानसभा के अंदर में स्थापित होगा। इसको अगर लेके बात की जाए तो कोर कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें मंथन करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कल कि इस बिल को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पारित करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में विधानसभा का विशेष सत्र होना है और माना जा रहा है कि विशेष सत्र के अंदर में इस बिल को कहीं ना कहीं पारित कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश इस बिल को पारित करने वाला सबसे पहला राज्य होगा, क्योंकि बात करें तो महिलाओं के अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दावे वादे कर रही है कि संसद के अंदर में, साथ ही साथ राज्यसभा के अंदर में, विधानसभा के अंदर में जो महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती थी, और इस बिल के आने के बाद से महिलाएं बखूबी प्रदेश के अंदर में, साथ ही साथ अपर हाउस लोअर हाउस के अंदर में अपनी आवाज, अपनी समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हुए नजर आएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के विशेष सत्र का कब आयोजन होता है। इसको लेकर जल्द ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति सतीश महाना की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि कब विशेष सत्र होगा। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में इस बिल को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही जहां एक तरफ विपक्ष ओबीसी आरक्षण और जनगणना के आधार पर कहीं ना कहीं के बाद इसको लागू करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष में से कांग्रेस दल इस बिल को तत्काल लागू करने की बात कर रही है। कल अगर बात की जाए तो देश के 21 बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी की महिला नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल को तत्काल लागू करने की मांग भी की गई थी। जी देखिए, जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग चल रही थी, तो क्या लगता है यूपी में भी इसकी मांग रखी जाएगी? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी इसकी मांग उठाई थी।
बिल्कुल, अगर आपको बताया कि विशेष सत्र के दौरान जब विशेष सत्र का आयोजन होगा उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर से पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं इस विधेयक को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बिना जाति जनगणना और जनगणना के ये बिल स्थापित नहीं हो सकता। वहीं अगर बात की जाए तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव की तरफ से कहा गया कि इस बिल से कहीं ना कहीं महिलाओं को एक शक्ति मिली है, एक मजबूती मिली है, मगर इसे लागू करने के लिए कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराना होगा। तो क्या अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराने के मांग को लगातार उठा रहा है और दलील दे रहा है कि 1932 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा आखिरी बार जाति जनगणना किया गया था, और साफ तौर से विपक्ष का कहना है कि जिसकी कहीं ना कहीं भागीदारी ज़्यादा है, उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी के हिसाब से तमाम जो योजना है, तमाम जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जुड़ने वाली चीज़ें हैं, उससे जुड़ सकेगा जब जाति जनगणना होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब उत्तर प्रदेश में इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना इस बिल पर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की चर्चा करवाएंगे, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कैसे घेरता है, और जाति जनगणना और जनगणना एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश है कि मुस्लिम हमारे संघ के लिए पराया नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है, जो हमारा विरोध करते हैं वे हमारे ही हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है, मुस्लिम हमारे संघ के लिए पराया नहीं है। बता दें कि 4 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहे थे संघ प्रमुख के मोहन भागवत, और उन्होंने कहा है कि जो हमारा विरोध करते हैं वे हमारे हैं, तो विरोध से हमारा नुकसान ना हो इसकी चिंता करें। मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि विरोध से हमारा नुकसान ना हो इसकी चिंता करें, विरोधियों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाए। तो मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि मुस्लिम हमारे संघ के लिए पराया नहीं है। बता दें कि जो हमारा विरोध करते हैं वे हमारे ही हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, विरोध से हमारा नुकसान न हो इसकी चिंता करें। सहयोगी विभांशु की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। विभांशु, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है कि मुस्लिम हमारे ही हैं, वो कोई हमारे लिए पराया नहीं है। क्या कुछ ये सियासी मायने निकाला जाए या क्या कुछ इस बयान से निकाला जाए? जी, इसको साफ तौर से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कहीं ना कहीं जो उसकी विचारधारा थी, उसमें एक एडिशनल सभी धर्म सभी जातियों को लेकर चलने की बात कहने का जो बयान है आरएसएस के संचालक मोहन भागवत, उससे साफ हो चुका है कि अब संघ के लिए कहीं ना कहीं उनके बयानों से साफ हुआ है कि संघ के लिए अब कोई पराया नहीं है। बीते दिन मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आए थे, जहां वो सूबे के मुख्यमंत्री के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में बैठक करते हैं, साथ ही साथ अवध प्रांत, पूर्वांचल प्रांत और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रांत है उत्तर प्रदेश में, उनके संचालकों से बात करते हैं 2024 चुनाव को लेकर, और संघ के शताब्दी वर्ष 2025 में जो पूरा हो रहा है उसके संबंध में बात करते हैं, और संघ को कहीं ना कहीं देश भर के अलग अलग कोने में वो पहुंचाने तक, हर एक तबके तक पहुंचाने तक बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में संघ के तमाम पदाधिकारी जो पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनके बीच बैठेगा, उनसे बात करेगा, संघ की विचारधारा को बताएगा और अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। साथ ही संघ के संचालक मोहन भागवत की तरफ से एक बयान कहीं ना कहीं अब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम समाज संघ के लिए पराया नहीं है, देश के सभी जो जन है वो संघ के लिए है और संघ उनके लिए है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां संघ कहीं
ना कहीं जो माइनॉरिटी होता है वो उनसे दूरी बनाते हुए नजर आता है। अब संघ के जो बदले विचार हैं उसके बाद से अलग अलग तबकों के लोगों के क्या विचार होते हैं तो वो तो वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से संघ के संचालक के 4 दिवसीय दौरे पर कहीं ना कहीं शताब्दी वर्ष को लेकर तमाम तरीके के वो अभियान चलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी अब बात की जाए तो आरएलडी, बसपा, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके साथ भी जो विरोधी विचारधारा के नेता हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं संघ अपने साथ लेकर चलेगा और उनको आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तमाम कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं भेजेगा। तो संघ की जो नई पैतरा है उस पर कितना कामयाब होगा वो निश्चित तौर से आने वाले समय में साफ होगा, क्योंकि बात करें तो संघ लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहा है, मगर अपनी विचारधारा को देश के 125 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने का एक अलग तरीके का प्रयास कर रहा है। जी प्रभांशु, आपने बताया कि जिस तरीके से संघ जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके लिए वोट मांगता हुआ नजर आता है। इसके पहले भी देखा गया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात हुई थी पहले भी, और इसके बाद उन्होंने अब ये बयान दिया है। तो 2024 में क्या वाकई में अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए ये कवायद है क्या? बिल्कुल, जहां एक तरफ आरएसएस दलित बस्तियों में अपने कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगने का एक कहीं ना कहीं बयान आया था बीते दिन, उसके ठीक बाद से अब अल्पसंख्यकों को साथ यानी कि खासकर माइनॉरिटी के अंदर में जो मुस्लिम समाज है उसको पराया नहीं बताया जा रहा है संघ के नेताओं के द्वारा। इससे साफ हो चुका है कि संघ की मंशा है कि हर एक वर्ग, हर एक जाति समुदाय के लोग संघ के साथ मिलकर काम करें और संघ की विचारधारा को आगे ले जाए। अब अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समान में चलकर, समानांतर चलकर और तमाम चुनाव में संघ काम करते हुए नजर आया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि संघ की विचारधारा अलग अलग दलों के नेताओं तक भी, जो विपक्ष में विरोधी का कार्य करते हैं उनके पास भी संघ जाकर अपनी विचारधारा का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करेगा। तो कितना इससे संघ का जो प्रारूप है वो बदलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। और निश्चित तौर से संघ पूरी तरह से अपने शताब्दी वर्ष को पूरा कर लिया है। 2025 में जो लक्ष्य रखा गया है संघ की तरफ से कि हर एक वर्ग को हम साथ लेकर चलेंगे, साथ जोड़ेंगे, उसमें कितना कामयाब होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रविवार को राधा स्वामी सत्संग से जुड़े लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव भी किया। वहीं इस घटना पर अब राधा स्वामी सत्संग में शामिल एक महिला ने आश्रम के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीसीपी सिटी ऑफिस पहुंची सत्संगी महिला ने बताया है कि आश्रम में बच्चियों को घातक ट्रेनिंग दी जाती है और लाठी चलाने से लेकर हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आश्रम के अंदर कई महिला सत्संगियों की हत्याएं भी हो चुकी हैं। इन महिलाओं की हत्या कर शव को यमुना किनारे रोड में दबा दिया गया है। अटेम्प्ट हुआ था सर, उसके लिए मेरी एफआईआर मेरे को करानी है, तो मैं सर के पास आई हूँ। एक जैसे आपने सत्संगी हो, आप अभी बता रही थी कि लड़कियां जो कम उम्र की होती हैं उन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या देखा आपने, क्या क्या बताऊं जानकारी है आपको? ये वैसे तो एक एनसीसी की तरह आर्मी नेवी की जो आर्मी की जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है इनको देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन धाराएं नहीं बताते, ये धाराएं नहीं बताते। और सबसे मेन चीज़ इनको ये बताते हैं, जो कोड वर्ड है लाठी। लाठी का मतलब है जब लाठी का ऑर्डर आए तो मार डालना, आगे वाले को मार डालना है जी। सोचना नहीं है कुछ भी कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था, आगे को कौन सा आपके विपरीत पार्टी खड़ी है, लाठी का ऑर्डर आया आप मार डालिए बस। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, जिस तरीके से सत्संगियों में और पुलिस कर्मियों में बवाल हुआ था वो सभी ने देखा। अब एक महिला चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही है। बताया जा रहा है कि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है हथियार के। नंदनी, बिल्कुल आपको
रविवार को जो अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और सत्संगियों में विवाद हुआ था, जिसमें तमाम जो धारदार हथियार थे सत्संगियों की ओर से दिखाए गए थे और उन्होंने जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे कर दिया था, जिसमें तकरीबन 15 से 16 पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। जिसके बाद से एक सत्संगी महिला जो रूही जो नाम बताया जा रहा है, उसने डीसीपी ऑफिस में आकर सत्संगियों के बड़े खुलासे किए हैं। उसका जो महिला है उनका साफ तौर से कहना है कि जो सत्संगी हैं वो बच्चों को और बच्चियों को घातक ट्रेनिंग देते हैं और जो लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है, कोडवर्ड में बात की जाती है, वहीं अगर कोडवर्ड में कह दिया जाए कि अगर किसी को लाठियों से मारना है तो तब तक उसको मारते रहना है, तब तक वो मर ना जाए। इस तरीके की घातक ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। उस महिला ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। डीसीपी ऑफिस से उस महिला ने मदद की गुहार लगाई है, मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि ये सत्संगी सभा में जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जो उनके खिलाफ जाता है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पहले भी तमाम महिलाओं की ये सत्संगी सभा में हत्या कर चुके हैं। जी जी, देखिए महिला कह रही है कि कई महिलाओं की हत्या कर उन्हें गोमती किनारे साइड में दफना भी दिया गया है और तमाम तरह की जो उन्होंने खुलासे किए। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, डीसीपी ऑफिस में सत्येंद्र महिला पहुंची थी और उसने मदद की गुहार लगाई थी। उसके साथ भी पहले वो मर्डर की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि वो महिला ने जो खुलासे किए हैं डीसीपी ऑफिस में आकर डीसीपी से मदद की गुहार लगाई है और डीसीपी ने भी आश्वासन दिया है उनकी मदद के लिए। उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को जो उनके खिलाफ जाती हैं, उनको वहीं पर जो घाट बना है वहीं पर दफना दिया जाता है हत्या कर। जी जी अभी हमारे साथ बने रहिए। राधा स्वामी सत्संग सभा के पक्ष में हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने यथास्थिति बने रहने के स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर से सत्संगियों को राहत मिली है। हालांकि आगरा जिला प्रशासन ने भी अपनी कार्यवाही 7 दिन के लिए टाल दी है। सत्संगियों की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन फिर से अपनी कार्यवाही करेगा। जिशान, देखिए कोर्ट की तरफ से सत्संगियों को बड़ी राहत मिल गई है। अब जिशान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी, देखिए कोर्ट की तरफ से सत्संगियों को बड़ी राहत मिल गई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सार्वजनिक रास्ता था उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन पहुंचा था। वहीं पर पुलिस और जो सत्संगी हैं उनके बीच में झड़प हो गई थी, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हुए थे। उसके बाद सोमवार को जो सत्संगी सभा के लोग हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। इसकी जो अगली सुनवाई है 27 सितंबर को सुनवाई होगी। कह सकते हैं 2 दिन की नहीं है। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जिला प्रशासन की ओर से टल गई है। 27 सितंबर को उसमें सुनवाई होगी। उसके बाद होगा क्या होना है। जी, बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सत्संगियों की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है कोई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सत्संगी सभा के लोग हैं उनका सारा सेटअप जो आगरा में है वो बिल्कुल अलग रहता है। हालांकि मीडिया तक को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि जिस तरीके से जो बवाल हुआ उसके बाद से पुलिस ने भी अनुमति नहीं दी है और सत्संगी जो है वो पहले से मीडिया को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन जो जानकारी जो मिली है वहाँ के जो सत्संगी सभा के मीडिया प्रभारी हैं उनका साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से पुलिस ने महिलाओं और बच्चियों के ऊपर मतलब जो लाठी डंडे चलाए हैं उसको लेकर वो मानवाधिकार में इसकी शिकायत करेंगे और उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका जो हाईकोर्ट में स्वीकार भी कर दी गई है। उसमें 27 सितंबर को
कार्रवाई होगी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसमें जिला प्रशासन की ओर से भी 30 सितंबर को सुनवाई होनी है और जो 30 सितंबर को जिलाधिकारी भानु गोस्वामी जो आगरा जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी बैठक की जाएगी और उस बैठक में जो तमाम जो भूमाफिया हैं उसमें से उनको भी देखा जाएगा और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिशान। ने यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। शहर शहर खबर खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम